हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर पर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equal opportunities in public employment to persons belonging to SC, ST and the other minority communities? इसका मतलब क्या है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसको, SC ST वालों को और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? हमारे पास चार ऑप्शन है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 27। हमारा आंसर क्या है? बी, आर्टिकल 16 करता है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है वो किस किस से डील करता है? हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं कि पहले या दूसरे से डील करता है, दूसरा है पहला दूसरा तीसरे से डील करता है, सी है खाली पहले से डील करता है, या फिर डी है पहला दूसरा और चौथे से डील करता है। तो हम देखते हैं, पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव, इससे डील करता है पार्ट 5। दूसरा है पार्लियामेंट, इससे भी डील करता है पार्ट 5। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इससे नहीं करता है डील। फोर्थ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे भी डील करता है। ये क्या होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसको शॉर्ट फॉर्म इसका होता है CAG। ये करता है, ये ऑडिट करता है, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनकी ऑडिटिंग जो होती है वो इसके अंडर में आती है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? डी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आता है पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे चलते हैं अब हम। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स इन शेड्यूल 5 में। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जिस किससे रिलेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं SC ST हैं उनसे रिलेटेड है, शेड्यूल 5 में है वो। फिर ऑप्शन है हमारे पास चार, मे बी ऑल्टर्ड बाय द गवर्नर, कि ये जो है प्रोविजंस इनको चेंज कौन कर सकता है? गवर्नर चेंज कर सकता है। दूसरा है मे बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट रिक्वायरिंग 2/3 मेजोरिटी। दूसरा क्या है कि इसको पार्लियामेंट चेंज कर सकता है 2/3 मेजोरिटी से। तीसरा है कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकते हैं। और चौथा है मे बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, कि वो चेंज हो सकता है पार्लियामेंट द्वारा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या है? डी, मे बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि नॉर्मल काम में भी वो चेंज कर सकता है उसको पार्लियामेंट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। प्रोविजंस ऑफ हैविंग अ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स आर इंश्राइंड इन। तो जो प्रोविजंस हैं UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन के, यानी UPSC के एग्जाम वगैरह होते हैं स्टेट्स के और उनकी जो जॉब्स वगैरह होते हैं उनको किसके अंदर रखा गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, पार्ट 14 चैप्टर 2 आर्टिकल 315 टू 324। दूसरा है पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 टू 323। तीसरा है पार्ट 14 चैप्टर 2 आर्टिकल 315 टू 323 या फिर पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 टू 318। तो हमारा आंसर क्या है? बी। तो यूपीएससी से जो रिगार्डिंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहां पर है? पार्ट 14 चैप्टर 1 आर्टिकल 308 एंड 323 टू 323 में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में अपने पास क्या है? एक तो है हमारे पास पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के एक साइड में, और एक है दूसरी साइड है कि उनमें क्या क्या है उन पार्ट्स में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 9 और फिर पार्ट 2। और उसके अलावा हमको क्या दे रखा है कि उनमें क्या क्या हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स, पंचायती राज, सिटीजनशिप या फिर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि यूनियन और उसकी टेरिटरीज। तो अब हम देखते हैं ए पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आता है? यूनियन और उसकी टेरिटरीज आती हैं। ठीक है, और फिर पार्ट 3 में क्या आता है? पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और पार्ट 9 में क्या आता है? पार्ट 9 में आता है पंचायती राज। ठीक, और फिर पार्ट 9 में क्या आता है? सिटीजनशिप। ओके सॉरी, पार्ट 2 में क्या आता है? सिटीजनशिप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4123 डी। डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कि पार्ट 1 में तो आता है आपका
यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 3 में आता है अपना फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 9 में आता है अपना पंचायती राज। और पार्ट 2 में आता है अपना सिटीजनशिप। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। तो कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यानी कुछ भी लागू करने की पावर्स हैं, वो कभी भी जो यूनियन की पावर्स है, यानी सेंटर की जो पावर्स है कुछ भी लागू करने की, उसके आड़े नहीं आएंगी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355 या फिर आर्टिकल 356। तो हमारा आंसर क्या है? ए, आर्टिकल 257 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ। तो जो आर्टिकल 340 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से कमीशन की अपॉइंटमेंट की कंडीशंस देता है, जो 340 आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, कि वो कहता है कि ऐसा कमीशन अपॉइंट किया जाना चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेट करे, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंडीशंस करे, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंडीशंस की किसकी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, या फिर इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या कह रहा है कि इन चारों में से किसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कमीशन बनता है वो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में बनता है, मतलब इस आर्टिकल में कौन से चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वो कमीशन बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो 340 आर्टिकल है उसके अंदर एक कमीशन बनता है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आज तक कितनी बार डिक्लेयर हुई है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स। हमारा आंसर क्या है? सी, थ्राइस। आज तक 3 बार डिक्लेयर हो चुकी है क्या नेशनल इमरजेंसी। आगे चलते हैं अपन। द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर। कि जो प्रोविजन है कंटिजेंसी फंड की, कंटिजेंसी फंड क्या होता है कि कभी कोई आपदा आ जाए तो उस हालत में, या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस हालत में जो हमारे पास फंड रिजर्व में रहता है उसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं। तो प्रोविजन से जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट, यानी कि इंडिया के और हर स्टेट की कंटिजेंसी फंड की जो है प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में है या कहाँ पर है? तो बस 4 ऑप्शन हैं। आर्टिकल 267 में, आर्टिकल 270 में, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में है, या फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ होते हैं वो। हमारा आंसर क्या है? ए, आर्टिकल 267 में है ये कंटिजेंसी फंड के प्रोविजंस। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। जो नेशनल इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट द्वारा खाली इन्हीं ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जा सकती है। कौन कौन से ग्राउंड्स पे? हमारे पास 4 हैं। फर्स्ट है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, या फिर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं कि पहले और दूसरे पे हो सकती है, बी है पहले दूसरे तीसरे पर हो सकती है, सी है पहले दूसरे चौथे पर हो सकती है, और डी है पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों पर हो सकती है। तो हम देखते हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर हो सकती है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन भी हो सकती है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, और ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट भी हो सकती है। हमारा आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, कि चारों के चारों ग्राउंड्स पर हो सकती है। हमारा आंसर है डी। तो इसी के साथ हमारा इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।